नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन के टॉप 40 क्वेश्चन जो MCQs होंगे, जो आधारित होंगे आप पे UPBSC GIC लेक्चरर की वैकेंसी के 40 क्वेश्चन जो आएंगे फर्स्ट पेपर में, उस पर आधारित होंगे। DSSB TGT PGT में जो फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं GS स्टडी से, वो भी आधारित हैं। साथ ही UPPSC के प्री और MPPSC के प्री के साथ साथ IBACIO अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो फॉर्म आए हुए हैं 2000 वैकेंसीज के साथ, इसका भी जनरल स्टडीज का पेपर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस जनरल स्टडीज के टॉप 40 क्वेश्चन बनाए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट ओरिएंटेड भी रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो आदि मानव के जो मनोरंजन था वो क्या था उसका साधन? तो इसका ऑप्शन है आपके पास शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। तो सही जवाब हो जाएगा शिकार। इसी को हम लोग आखेट पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? हम आखेट पद्धति, यानी आखेट मतलब भी शिकार करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, या इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो आपसे पूछ रहा है अनार्य सभ्यता के बारे में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि जो आर्य हुआ करते थे, जो इनके बाद जो आर्य आए थे, जो कि हम ऋग्वैदिक समाज से समझ पढ़ते हैं, तो उनका जो मुख्य पेशा था एक तरीके से कृषि था और वो लोग ग्रामीण पद्धति से संबंधित थे और यहाँ पे शहरी पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इसलिए इनको अनार्य भी कहा जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अपने। निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए, यह पुर्तगालियों के अधिकार में था। दूसरा है, यह बिरावल बंदरगाह में स्थित है। आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है दमन, तीसरा दीव, चौथा गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीव। अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन के आंसर पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कीजिएगा और अपने आप को चेक करिए कि कहाँ तक आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, अर्थात किस एक्ट के द्वारा किया गया? भारतीय परिषद एक्ट 1861, भारतीय परिषद एक्ट 1892, भारतीय परिषद एक्ट 1909, भारतीय परिषद एक्ट 1919। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद एक्ट 1861। पहली बार इसमें एक तरीके से भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था, मतलब सबसे छोटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि 1784 का आगे चल के 1786 के नाम से संशोधन कर दिया गया और इसी के बाद जो है कि फिर 1793 का भी एक एक्ट आ जाता है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 2 ही साल तक केवल चल पाया, उसके बाद इसमें संशोधन कर दिया गया, कुछ कमियां थी इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यहाँ पूछ रहा है कि धार्मिक संप्रदाय के आधार पर और अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके द्वारा जो है कि धार्मिक संप्रदाय और अन्य दलों द्वारा जो अलगाववादी की प्रथा देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 411 सदस्य, 289 और 487। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 389 सदस्य इसमें कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाए गए थे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत में कब आयोजित हुआ था या कब गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर या कठोर, लचीला या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। यानी जब हमें संवैधानिक संशोधन करना होता है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और अगर हमें बिना संवैधानिक संशोधन या एक सामान्य संशोधन करना होता है तो हमें सामान्यतः साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे 50% प्लस 1 सदस्य का समर्थन चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या सेकुलर स्टेट है, इसका क्या अर्थ निकलेगा? सभी नागरिक कानून के समान, मतलब सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उस राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, अर्थात भारत का कोई एक धर्म नहीं है, इसीलिए भारत धर्म से निरपेक्ष है, तटस्थ है, सभी धर्मों का समान रूप से वो संरक्षण करता है और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का अगर हिंदी बता दें तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ही प्रारूप समिति भी कहते हैं। अब शायद आप इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनके साथ 7 सदस्य और थे। मतलब टोटल कितने लोग थे? 7 सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? यानी जो पूरी पृथ्वी है इसमें यहाँ पे जो छोटा सा आपका भारत दिखता है उसका क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल से कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या 67 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से लेकर 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट, या 57 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या 65 डिग्री ईस्ट से लेकर 95 डिग्री ईस्ट, या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे गुजरात से लेके और यहाँ तक अगर हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जो आखिरी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, ये आपका आता है 97 डिग्री 25 मिनट पे, और ये जो गुजरात का एकदम बाहरी छोर होता है यहाँ पर हम कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकांगेडोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहले स्थल खोजा गया था हड़प्पा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी जी के द्वारा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या केरल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए जब हम भारत की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं केप कमोरिन, जो तमिलनाडु में आता है, या कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप बंगाल की खाड़ी में इस तरीके से देखेंगे कुछ द्वीप बने होंगे जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ग्रेट निकोबार मिलेगा, और ग्रेट निकोबार के इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट मिलेगा। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछ रहा है भारत संघ का सुदूर दक्षिणी छोर, तो आपका यही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। लेकिन अगर पूछता है कि भारत संघ की मुख्य भूमि कौन सी हो जाएगी आपके दोस्तों? ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मुख्य भूमि हो जाएगी। तो इसके रेफरेंस में जब पूछेगा तो केप कमोरिन या कन्याकुमारी जो है कि आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। आइए इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इस सीरीज में, जिससे आपके दोनों तरीके के डाउट दूर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है। भारत अर्थात मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर या नोक क्या है? केप कमोरिन, कैलिमेरे बिंदु, निकोबार आइसलैंड में इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोवलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केप कमोरिन या कन्याकुमारी। और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के छोर पर है। कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के छोर पे है, जो यहाँ पे तमिलनाडु आता है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य भूमि का मतलब जो भारत का स्थल खंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? अब यहाँ डंकन पास पूछ रहा है। दक्षिणी और छोटा अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी एवं मध्य अंडमान, अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो जब आप बंगाल की खाड़ी में भारत के पास जो है कि इस तरीके से जब पास देखते हैं, इस तरीके से द्वीप देखते हैं, तो देखिए ये तो हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया मिडिल अंडमान,
ये हो गया साउथ अंडमान और ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। तो जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, इन्हीं के बीच में जो है कि एक डंकन पास है, जो जल का एक चैनल है एक तरीके से, डंकन पास है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और फ्रांस, वो भारत और इंग्लैंड, श्रीलंका। यहाँ पे जो श्रीलंका लटकता है तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा? पाक जल डमरू मध्य भी मिलेगा और मन्नार की खाड़ी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। जब यहाँ पे आप नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान और फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल एक जाता है जल का, फिर उसके बाद आपको निकोबार और ग्रेट निकोबार आपको यहाँ पे मिलता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? कच्छ के रन, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, भुज, जामनगर, भावनगर, सूरत। तो देखेंगे जब आप गुजरात का कुछ ये वाला लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि खंभात की खाड़ी देखने को मिलती है और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है। तो इसके एरिया के बीच में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे भावनगर और सूरत के बीच में आपको खंभात की खाड़ी देखने को मिल जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भावनगर और सूरत जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो आपको देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे श्रीलंका आप देखेंगे तो यहीं पे पाक जल डमरू मध्य है और यहीं पे मन्नार की खाड़ी है और ये जो एरिया आता है ये तमिलनाडु के पूर्व साइड में आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? अगर अब आप देखेंगे कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो आप अगर देखेंगे इस तरीके से भारत को, चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर से। जैसे आप अगर भारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखेंगे नीचे से, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री की भूमध्य रेखा जाती है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। तो देखिए मुंबई तो आपके महाराष्ट्र में यहाँ पे आ रहा है, विशाखापट्टनम और इससे नीचे आ रहा है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में आ रहा है और श्रीनगर आपका ऊपर आ रहा है। तो भूमध्य रेखा से कौन सा स्थान निकट हो गया? तो इस हिसाब से हो जाएगा विशाखापट्टनम। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर एग्जाम में मान लीजिए विशाखापट्टनम से नीचे कन्याकुमारी दे देता है या केरल का कोई शहर दे देता है तो फिर वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि विशाखापट्टनम ही रहेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा के मध्य भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, देश के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय यानी दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य रूप से विस्तारित क्षेत्र हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जब भारत का नक्शा देखते हैं और यहाँ पे अरब सागर में जो है कि कुछ इस तरीके से लक्षद्वीप जो है कि बने हुए हैं, तो लक्षद्वीप क्या है? सामान्यतः ये प्रवालों का ही एक द्वीप है और प्रवाल के उद्गम से इनका जब मतलब उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे सभी प्रवाल के उद्गम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस या उपयुक्त सभी? तो देखिए डीएनए जो है कि आपका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए भी क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है, और नाइट्रोजन बेस क्या होता है? इन्हीं डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन के आधारभूत इकाई, तो प्रोटीन जो है कि सामान्यतः अमीनो एसिड से बनती है और लगभग 20 अमीनो एसिड का प्रयोग करके प्रोटीन के गुण होते हैं, यानी प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। किसमें होता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन? तो पहले तो आप समझिए उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको हम कह सकते हैं म्यूटेशन होना। और ये अचानक होने वाला परिवर्तन होता है, जैसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अचानक बहुत सारे जेनेटिक रूप में बदलाव देखे जाते हैं। तो ये आपके क्रोमोसोम में परिवर्तन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम ही हमारे आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही इसमें जो जीन में अचानक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं जेनेटिकली म्यूटेशन हो चुका है, यानी उत्परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग, जॉनसन, बेथसन या ओचोया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉर्नबर्ग। देखिए डीएनए की खोज में नहीं पूछ रहा हूं कि आप बताएंगे कि द्विकुंडली था या जो है कि इसके किसने खोज की थी। यहाँ पे संश्लेषण का प्रतिपादन पूछ रहे हैं हम डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जेनेटिक कोड की खोज के लिए, रक्त के समूहन के लिए, डीएनए की खोज के लिए या एड्स के विषाणु की पहचान के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेनेटिक कोड की खोज के लिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसोल है गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, द्रव या ठोस का गैस में विलयन और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एरोसोल का सी ऑप्शन। ये द्रव या ठोस का गैस में विलयन हो जाता है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी जाती है या दी गई है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन वायुमंडल में सबसे हल्की गैस एक तरीके से होती है और ये सामान्यतः वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाया जाता है, यानी उड़ता हुआ रहता है, हमेशा फ्री घूमता रहता है, इसीलिए इसको आवारा तत्व कहा जाता है। जिस तरीके से कुछ जानवर होते हैं जो घूमते रहते हैं फालतू में फ्री में, तो उन्हीं की तरह इनको भी संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फलों के रस के परिरक्षण यानी कि उसको सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? अमोनियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। इसके माध्यम से हम फलों के रसों को या फल के जूस जो होते हैं परिरक्षण करते हैं, जैसे जैम वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंपों की तीव्रता पता करने के लिए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जहाज या वायुयान आदि इन सब चीज़ों को ढूंढने के लिए या उस पर नज़र रखने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने किसकी खोज की थी? नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा और नॉर्वे के द्वारा, तो वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुई थी, लेकिन उन्होंने खोज किसकी की थी? हवाई जहाज, टेलीफोन, सेफ्टी लैम्प या डायनामाइट? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डायनामाइट की खोज की थी। ट्राई संबंधित है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकास्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से, लौह युग से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग से। क्यों कांस्य युग से? क्योंकि यहाँ पर ये लोग तांबा प्लस टिन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, और इन्हीं दोनों को मिलने के बाद कांस्य बन जाता था और इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ती है, पंखा हवा को ठंडा करता है, पसीना तेजी से वाष्पित होता है या पंखा ठंडी हवा का वितरण करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आपके शरीर पे जो बॉडी पे पसीना होता है वो बहुत तेज़ी से फिर उड़ जाता है, और जैसे ही पसीना उड़ जाता है तो हमारी बॉडी क्या होती है? ठंडी हो जाती है और हमें ठंडी का एहसास होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ पे एक फैक्ट समझ लीजिएगा, अगर आपसे कभी पूछ ले कि पहला अरबी इस्लामिक
जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति था तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि ये अरब से आने वाला पहला यात्री था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला तुर्की इस्लाम कौन था तो आपसे पूछना जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनी। इसने सबसे पहले तुर्की आक्रमण किया था और अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी के तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण के बाद, या मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। नेक्स्ट है आपका, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद और फिरदौसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा जयपाल। और आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि महमूद गजनवी को सबसे पहले किस शासक ने हराया था भारत में, और राजा जयपाल के साथ उसका युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? वास्को डिगामा, पीटर मुंडी, डोमिंगो पेस, प्लिनी। क्योंकि वास्को डिगामा देखिए सबसे पहले आया था कालीकट बंदरगाह पे 1498 में व्यापार करने, लेकिन जानकारी पूरी की पूरी पुर्तगाली इतिहास की, पुर्तगाली साम्राज्य की सबसे पहले दी थी डोमिंगो पेस ने। तो आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोमिंगो पेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो, राल्टा बेथ, सर जोन्ड और सर जॉन सोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर टॉमस रो या थॉमस रो। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी से रिलेटेड थे। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें प्रश्न आपको देखिए स्टैंडर्ड भी हैं और नॉर्मल लेवल के भी हैं और मॉडरेट प्रश्न भी हमने रखने का प्रयास किया है। और अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इसी तरीके से तैयारी के लिए आप रेगुलर जो है कि वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।